नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि हरा निशान टिकने का नाम नहीं ले रहा है। नवरात्रि चल रहे हैं, पावन पर्व चल रहा है, लेकिन लाल निशान के साथ ऐसा लग रहा है कि बाजार को जैसे प्यार सा हो गया है। कल हमने देखा कि आरबीआई की पॉलिसी आई थी, उसके बाद 1 घंटे बाद भी जो पॉलिसी का डिसीजन आया था उसके बाद तक बाजार हरे निशान में था, लेकिन उसके बाद हाई लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्लोजिंग जो हुई है वो फिर से लाल निशान के साथ हुई। यानी कि 6 दिन तक लगातार बाजार गिर रहा था। एक दिन की हमने हरे रंग की जो एक झलक देखी, उसके बाद फिर से बाजार लाल निशान यानी कि गिरावट में फिसलता हुआ दिखा है। आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, ये जो उठापटक वाला बाजार है या फिर हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग वाला सेल ऑन रिलीज वाला बाजार है, इसमें आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू मनी 9। गुड मॉर्निंग संदीप जी, सुप्रभात। तो चलिए सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले कल का बाजार कैसा रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बाजार में कल के सेशन में हावी होती हुई नजर आई। आरबीआई की पॉलिसी का जो फैसला आया था, पॉलिसी बैठक का फैसला आया था, उसके बाद हमने देखा बाजार में जो मुनाफा वसूली है वो हावी होती हुई नजर आई और आखिरी 1 घंटे में तो जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 31 अंक, सेंसेक्स करीब 225 अंक और बैंक निफ्टी करीब 14 अंकों की गिरावट के साथ यानी कि लाल निशान के साथ ही बंद हुए। 25,000 का जो की साइकोलॉजिकल लेवल है उसके फिर आप देखिए नीचे जाकर ही निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। एक दिन ऐसा था कि हम इसके ऊपर बंद हुए और कल का सेशन फिर ऐसा था कि ये जो की साइकोलॉजिकल लेवल है उसको हम क्लोजिंग के लिहाज से सस्टेन नहीं कर पाए। दिन के दौरान हमने 25,250 को भी टेस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको पार नहीं कर पाए और वहां से आप देखिए 250 अंकों से ज़्यादा की जो गिरावट है वो हमने बनती हुई दिखी है। सेंसेक्स में 82,300 का लेवल भी पार हो गया था, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 81,500 के नीचे हुई, यानी कि 850 अंकों का गोता हायर लेवल से सेंसेक्स ने लगा दिया। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो हायर लेवल से 700 अंकों के आसपास ही हमने गिरावट बनती हुई दिखी, क्योंकि 51,700 के ऊपर एक समय बैंक निफ्टी चला गया था, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो जैसे तैसे 51,000 के ऊपर होती हुई नजर आई है। तो 700 अंक का गोता बैंक निफ्टी ने भी दिन के दौरान लगाया और क्लोजिंग आप देखेंगे मामूली सी हल्की सी 51,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जाकर देखने को मिली। तो सर, हर कोई ये उम्मीद करके चल रहा था कि परसों जिस तरह से हरा निशान था बाजार में, बॉटम बन गया है बाजार का, लेकिन अभी भी कितनी दूरी है निफ्टी की जहाँ तक बात है बॉटम से, क्योंकि नतीजों का सीजन भी आगाज हो जाएगा। आज से नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। आरबीआई की पॉलिसी भी हमारे सामने से चली गई। किस बात का डर है सर बाजार को? पॉलिसी में भी तो कुछ ऐसा निकल के आया नहीं कि कोई ऐसी घबराने या चिंता करने की बात है। क्या नतीजों से बाजार डर रहा है, एफपीआई की बिकवाली से डर रहा है, या कुछ और ऐसा इवेंट है जिसको लेकर बाजार चिंतित है? संदीप जी, आपने सही कहा। मार्केट में चिंता जरूर है और चिंता काफी फैक्टर से है। कुछ पॉजिटिविटी लास्ट 2 दिन में देखने को मिली। एक तो हरियाणा का जो इलेक्शन जीता बीजेपी ने, उससे थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है कि कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखेगी। सेकंड और एक पॉजिटिव आज आरबीआई की तरफ से आया, उन्होंने अपना स्टांस अकोमोडेशन से बदल के न्यूट्रल किया। तो ये 2 बड़े पॉजिटिव जरूर मार्केट के लिए है। तीसरा और एक जो पॉजिटिव है वो है क्रूड 81 82 के आसपास ब्रेंट चला गया था, 77 के आसपास है। तो ये 3 चीजें पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी नेगेटिव चीज जो चल रही है संदीप जी, आपको ही पता है, एफआईआईस की रेलेंटलेस सेलिंग है। किसी भी लेवल पे उनको बेचना है, वही चीज नजर आ रही है। कल भी मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर था। कल भी 5 से 5.5 हजार करोड़ के आसपास की एफआईआईस की सेलिंग देखने को मिली। नो डाउट सभी चीजें ऑब्जर्व हो रही है डीआईएस की तरफ से, क्योंकि डीआईएस के पास कैश ज्यादा है। ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख का कैश की पहले भी बातें चल रही थी, तो कैश वो जरूर डिप्लॉय कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा मुझे लग रहा है पिछले 4-5 दिनों से मार्केट से दूर है, क्योंकि लास्ट अगर आप 6-8 महीने की बात करें, 5 दिन में मार्केट कभी 1200-1300 पॉइंट एक साथ नहीं गिरा और इतनी ब्रूटल सेलिंग देखने को मिली मिड कैप स्मॉल कैप से, जिससे थोड़े रिटेल ट्रेडर्स मार्केट से दूर है। नो डाउट थोड़ा कॉन्फिडेंस कल और आज के सेशन के बाद आया है, पर स्टिल अभी भी मार्केट में ट्रेंड अभी भी साइडवेज है। 2 लेवल पे मेरी वॉच है संदीप जी, जैसा कि आपने कहा किसके ऊपर मार्केट बुलिश हो गया, क्या है सब बॉटम बन चुका है। देखिए, मुझे लग रहा है बॉटम जरूर बन चुका है। 24,700 24,750 ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका एक रीजन है क्योंकि ये डबल बॉटम के आसपास है। सेकेंडली 24,700 750 सितंबर 9 तारीख को एक लो बना था। उस लो के बाद मार्केट ने 26,000 का लेवल छुआ था। उसी लो से वापस मार्केट पलटता हुआ नजर आया।
और एक जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं संदीप जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो पूरी जो रैली का यूज करते हैं, उसका 61.8 जो गोल्डन रेशियो माना जाता है टेक्निकल में, वो भी 24,700 750 के आसपास से आता है। तो क्लियरली राय यही है संदीप जी, 24,700 750 ये निफ्टी में और आपके ट्रेडिंग पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में। ऊपर में 25,250 25,300 इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। अभी ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है, न्यूट्रल से बुलिश होने के लिए 25,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 25,300 के ऊपर जिस दिन मार्केट क्लोज हो गया, ये ट्रेंड न्यूट्रल से बुलिश हो जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,700 से 25,000 के आसपास बन जाएगा। तो यही चीज हमने सभी साथ शेयर की है। तो 24,700 24,800 इसमें अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो भी 24,700 से 750 का ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप एफ&ओ में कोई स्टॉक लेके बैठे हैं तो भी निफ्टी का ही स्टॉप लॉस लगाए। 24,700 750 के ऊपर जब तक निफ्टी गए, मुझे लगा थोड़ा ट्रेंड हो सकता है वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ। 24,700 24,750 जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक कोई घबराने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर में 25,250 300 ये लेवल अगर पार हो गया तो फिर जो ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है वो पॉजिटिव साइड भी होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए भी आप कह रहे हैं कि सर निफ्टी का ही स्टॉप लॉस लगा के चलें, 24,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह की आपकी पोजीशन है। लेकिन पॉलिसी की अगर हम बात करें सर, जो पॉलिसी का फैसला आया उसके 1 घंटे बाद तक भी हमने देखा बाजार में ऐसी कोई हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या फिर प्रेशर जैसी सिचुएशन नहीं थी। सेकंड हाफ में हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा। तो जो पॉलिसी आई उसमें ऐसा क्या खास था जिससे बाजार डर गया, जिसमें हमने देखा कि जो लेटर हाफ ऑफ द डे में फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखा। जैसे आपने कहा अकोमोडेशन से हम न्यूट्रल की ओर गए हैं। आरबीआई इंडिकेट कर रहा है कि अगर सब चीज़ें सही रही, इन्फ्लेशन उनके टारगेट से नीचे आ गया, ग्रोथ सही रही, तो शायद एक रेट कट की भी संभावना दिसंबर में बन सकती है। इसे हमने इन बिटवीन द लाइंस पढ़ा है। लेकिन ऐसा क्या है जो बाजार को इस पॉलिसी में नजर आया जिस वजह से हमने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी? संदीप जी, पॉलिसी में कोई चीज नेगेटिव नहीं थी। जितने भी स्टेटमेंट्स आए सभी डविश थे। 90 to 95% सभी चीजें पॉजिटिव थी। एक थोड़ी दिक्कत एनबीएफसी के लिए उन्होंने जताई कि एनबीएफसी जो है कुछ अपने इंटरनल रेगुलेशन थोड़े टाइट करने की बात आरबीआई ने की, ताकि अगर कुछ भी गलत होता है तो आरबीआई को कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स ना लेने पड़े। तो एनबीएफसी के रिलेटेड आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, पर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं था मार्केट के लिए। जब भी एफआईएस की सेलिंग होती है संदीप जी, क्लियरली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या जो बड़े बैंक्स होते हैं उनमें सेलिंग देखने को मिलती है। और एफआईएस की सेलिंग में ये सब बैंक ही आपको नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो उसके का रुझान आज देखने को मिला। सेकेंडली, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 51,000 के आसपास हुई, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसी लेवल के आसपास होगी। तो एक्सपायरी और एफआईएस की सेलिंग्स की वजह से मार्केट या बैंक निफ्टी गिरा है। कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं लगी है किसी भी आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट में। एनबीएफसी के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने कहा है, पर वो भी उन्होंने कुछ स्टेप्स लेने की बात की है। तो मुझे लग रहा है नेगेटिविटी आरबीआई की तरफ से नहीं है, प्योरली सेलिंग एफआईएस की नजर आ रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है, और बॉटम भी ऐसे ही बनता है संदीप जी। अगर आप किसी भी ट्रेंड में देखें, बॉटम बनना है तो वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो तभी बॉटम बनता हुआ नजर आता है। तो ये वोलेटिलिटी मार्केट के लिए अच्छी है। इसीलिए 24,700 750 का मुझे लग रहा है एक लेवल ये होल्ड करना चाहिए। अगर इसी के आसपास मार्केट वोलेटाइल भी रहता है तो अच्छा साइन है। वोलेटिलिटी के बाद यूजुअली आपको मार्केट वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो मुझे लग रहा है जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, 24,700 750 पे ही नजर रखे। आगे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज सबको याद हो जानी चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है 25,500 तक हो सकता है मार्केट वापस जाता हुआ नजर। तो वॉलेटिलिटी हो रही है बाजार में, उठापटक है, लेकिन अच्छा है ये, क्योंकि यही बॉटम बनाने का, बाजार में गिरावट थमने का जो संकेत है वो लेकर आता है। तो एक राहत की बात है कि जितना ज़्यादा बाजार वॉलेटाइल होगा उतना ही यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश जो है, उम्मीद जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। सेक्टर्स की बात करें तो सर हमने देखा कि मिक्स रुझान था। रेट सेंसिटिव हालांकि चलते हुए नजर आए, चाहे आप रियल्टी की बात करें, ऑटो की बात करें, पीएसयू बैंक्स की बात करें, उसमें फार्मा और आप चाहें तो मीडिया सेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने खरीदारी बनती हुई दिखी। और आईटी सेक्टर में भी हमने देखा कि अच्छे खासे गेंस के साथ ही कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। एफएमसीजी गिर रहा था, इसके अलावा एनर्जी, तेल गैस, इंफ्रा, पीएसयू, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जिनमें कल के सेशन में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। और कल की जो गिरावट भी हुई है, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसमें इंडिया विक्स दूसरे दिन लगातार 3% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। तो इंडिया विक्स नीचे आ रहा है। तो सर जैसे आप इंडिकेट कर भी रहे हैं कि बाजार में उठापटक जरूर बढ़ रही है, लेकिन इंडिया विक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद बाजार थोड़ा सा कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 50 में से 32 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान के साथ कल बंद हुए। जो लीड कर रहे थे स्टॉक्स, उसमें सिप्ला था,
ट्रेंड तो लगातार 2 दिन से मजबूत है। टाटा मोटर्स, एसबीआई, पीएसयू बैंकों से और टेक महिंद्रा, यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा गेनर्स की सूची में यही शामिल थे। और लूजर्स की बात करें तो एफएमसीजी पैक कमज़ोर था। आईटीसी हुआ, नेस्ले हुआ, ओएनजीसी, आरआईएल, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये सब स्टॉक ऐसे हैं जो कि निफ्टी को नीचे लाने का कामकाज कर रहे थे। तो सर, रेट सेंसिटिव्स में हमने देखा कि अच्छे खासे तेज़ी के साथ ही कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। चाहे आप रियल्टी देखें, ऑटो देखें, पीएसयू बैंक देखें, तो ये जो तेज़ी है क्या इंडिकेट कर रही है? कैसे पोजिशंस बनानी चाहिए इन तीनों सेक्टर्स में? संदीप जी, निफ्टी ऑटो इसका एक मेजर चलने का कारण हुंडई का जो आईपीओ आना है वो भी एक सेंटिमेंट बूस्टर रहा है। नो डाउट 25,000 करोड़ के आसपास का अगर आईपीओ आएगा तो एक लिक्विडिटी क्रंच आपको इंडिया के मार्केट में भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़े बहुत पैसा जो भी आ रहा है वो वापस मार्केट में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा ओएफएस है। ओएफएस यानी पूरा जो प्रमोटर्स या जो भी सेल कर रहे हैं उनके उसमें जाएगा। ये कंपनी में कोई पैसा आता हुआ नजर नहीं आता, तो बड़ा चंक आपको इंडिया से बाहर जाता हुआ नजर आ सकता है, नजर आएगा। क्योंकि ये कोई गलत बात मैं ये नहीं कर रहा, पर स्टिल टेक्निकली देखे तो पैसा इंडिया के बाहर ही जा रहा है, ओएफएस के थ्रू प्रमोटर्स या फिर कोई भी दूसरे इन्वेस्टर्स की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी ऑटो का चलने का मेन रीजन हुंडई का आईपीओ थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बूस्टर रहा है। सेकेंडली पीएसयू बैंक, मुझे संदीप जी लग रहा है पीएसयू और पीएसयू बैंक दोनों ही बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएसयू का मेरा मतलब है जो पावर पीएसयू है या फिर डिफेंस है या फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं पीएसयू बैंक से अपने बॉटम फॉर्मेशन के दौर में चल रहे हैं। हो सकता है बॉटम आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन में बनता हुआ भी नजर आए। तो मुझे लग रहा है एसबीआई जैसा स्टॉक बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, उसको जरूर बाय करना चाहिए। सेकंड, मुझे लग रहा है ओवरऑल जो डिफेंस स्टॉक्स है बीईएल, एचएएल या फिर मैजडॉक, ये तीनों स्टॉक पे मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम आने वाले 10 से 15 दिन में देखने को मिल सकता है। तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो डिफेंस और पीएसयू बैंक्स पर नजर रखें, मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो डिफेंस और पीएसयू बैंक्स पे नज़र रखें, यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है। और ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जो हिंडोए का आईपीओ है उस वजह से जो सेंटीमेंट है वो सुधरता हुआ नज़र आ भी रहा है। लेकिन सर, एफएमसीजी शेयरों में ऐसा क्या हुआ? क्या कंजम्पशन को लेके कोई दिक्कत है या इन्फ्लेशन को लेके जो प्रोजेक्शंस आए हैं आरबीआई के, वो चिंता की बात है, जिस वजह से हमने देखा कि एफएमसीजी शेयरों में इतनी मुनाफा वसूली हुई? देखिए संदीप जी, काफी कारण है। एक तो काफी वार्निंग साइन डाबर जैसे स्टॉक ने दिए अपने रिसेंटली एक अपडेट में। उन्होंने कहा कि डिमांड से रिलेटेड इश्यूज है। फिर बाद में और एक एफएमसीजी कंपनी में एक अपना अपडेट दिया, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैरिको ने ठीक ठाक अपडेट दिया था, इसलिए मैरिको का आपको स्टॉक उतना गिरता हुआ भी नजर नहीं आया। तो थोड़े बहुत बिजनेस अपडेट्स की वजह से एफएमसीजी में सेलिंग है। सेकंड, आईटीसी में एक सेलिंग आज बड़ी देखने को मिली, क्योंकि एक डीमर्जर की न्यूज के बाद कोई नया ट्रिगर रहा नहीं है, तो इसी वजह से वहां पे भी सेलिंग देखने को मिल रही है। एचयूएल में भी अच्छी वीकनेस है। कोई बड़ी न्यूज मुझे नजर नहीं आ रही। डेफिनेटली आरबीआई का एक ट्रिगर जरूर था, पर आरबीआई की पॉलिसी के पहले से ही ये स्टॉक गिरे हुए थे, तो मुझे लग रहा है कोई और ट्रिगर का मार्केट शायद वेट कर रहा है। पर बिजनेस अपडेट्स की वजह से ही मुझे लग रहा है एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग नजर आई। चलिए, तो ये तो बात हुई एफएमसीजी शेयरों की कि यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन राहत की बात है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पे ज़रूर 2 दिन से खरीदारी देखने को मिल रही है। आप एनएसई का एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1900 से ज़्यादा शेयर चढ़ के बंद हुए और गिरने वाले शेयरों में आप देखेंगे 900 से कम की संख्या थी, यानी कि 2:1 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एडवांस डिक्लाइन था। वो भी एडवांसेस के फेवर में चढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स करीब 650 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 750 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। और भले ही ये डे हाई से थोड़ा सा फिसल के बंद हुए हैं, मिड कैप इंडेक्स डे हाई से करीब 450 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 300 अंक फिसल के बंद हुआ, लेकिन नेवरदिलेस आप देखिए जो क्लोजिंग है वो हरे निशान के साथ देखने को मिली, अच्छी खासी मजबूती के साथ देखने को मिली है। तो सर, एफएमसीजी की बात तो हमने कर ली। जो डिफेंसिव सेक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर बाजार में उठापटक बढ़ती है जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर में अगर किसी को खरीदारी करनी है, सिप्ला कल का टॉप गेनर था, तो क्या दिग्गजों के साथ रहना चाहिए या फिर छोटे मझोले शेयरों के साथ? क्योंकि छोटे मझोले जो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। चाहे आप मार्क्सन्स की बात करें, चाहे हेस्टर बायो की बात करें, डिविस, सिप्ला और इप्का तो चल ही रहे थे दिग्गजों में, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स भी इस फार्मा स्पेस से अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं। संदीप जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल फार्मा स्पेस में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। डिविस में एक बड़ा अपग्रेड आया, जहाँ पे सिटी ने शायद उसको अपग्रेड किया। एग्जैक्ट ब्रोकर का नाम मुझे याद नहीं, पर सिटी का ही रिपोर्ट मुझे लग रहा है डिविस में आया, उसमें 5 से 7% की तेजी देखने को मिली। सिप्ला में फ्रेश ब्रेकआउट है और मुझे लग रहा है औरो फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकते हैं। तो दिग्गजों के साथ ही रहना है। मुझे लग रहा है छोटे
फार्मा स्टॉक्स में फंसने के चांस ज्यादा है, क्योंकि थोड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अगर थोड़े लार्ज कैप में रहेंगे तो निकलने का भी चांस रहेगा। तो मुझे लग रहा है ऑरो फार्मा और सिप्ला, दो स्टॉक्स यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। इवन डॉक्टर रेड्डी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। तो ऑरो फार्मा सिप्ला मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक आप प्रेफर करके चल सकते हैं। औरो फार्मा, सिप्ला और डिवीज, डॉक्टर रेड्डीज माफ़ कीजिए, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पे आप अगर फार्मा स्पेस में रहना चाहते हैं तो इन तीनों स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। ये तो बात हुई कल के बाजार की। अब फोकस करते हैं आज बाजार में किस तरह से रणनीति बनानी है। चलते हैं आज की तैयारी की तरफ। तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, वैसे भी बाजार में काफ़ी ज़्यादा उठापटक रहती है और अरुण जी हमारे साथ मौजूद है। वो कह भी रहे हैं कि जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा बॉटम बनने के बाजार के जो संकेत हैं वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे, उतनी ज़्यादा उम्मीद बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सर कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि इस बाजार में भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ज्वेलरी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कल के सेशन में भी हमने देखा काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गोल्ड डायम तो दूसरे दिन लगातार हमने देखा मजबूती के साथ बंद हुआ। टीबीजी आप देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। पीएनजी, कल्याण ज्वेलर्स, गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां भी फॉर दैट मैटर आप देखिए, मन्नापुरम में भी कल काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे थे। बाजार हायर लेवल से करेक्ट हुआ, लेकिन इन स्टॉक्स में आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी सर? ये जो मजबूती है क्या ये खरीदारी जो है ये जारी रहेगी या फिर मुनाफा वसूली के मौके आ रहे हैं आप? संदीप जी, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, काफी लाखों शादियां होने की बात भी ऑलरेडी चल रही है। और अगर थोड़ा बहुत भी इजराइल का एक इश्यू बनता है जो कि हम डिस्कस करना शायद अभी डिस्कस नहीं किया, पर मुझे लग रहा है एक ही बड़ा ट्रिगर है जो मार्केट को अगर नीचे लेके जाना है, वो है इजराइल का रिटेलिएशन। अगर इजराइल रिटेलिएट करता है या फिर वापस हमला करता है और कोई बड़ा नुकसान अगर ईरान को हो जाता है, क्रूड के ऑयल के डिपो पे या फिर कोई भी न्यूक्लियर साइट्स पे जो ऑलरेडी बातें चल रही है, देन एक बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के लिए बनेगा। तो इजराइल एक ऐसा इशू है, इजराइल ईरान का जो इशू चल रहा है, जो मार्केट के लिए बड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव डैम्पनर हो सकता है। अगर वहां से ऐसी कोई न्यूज आती है तो वो एक चीज है जो डेफिनेटली मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ सकती है। पर ये सेंटीमेंट गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट में अगर या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सेक्टर अच्छा है फिलहाल शॉर्ट टर्म में रहने के लिए। कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन, ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। तो अगर किसी को अगर बाई करना है नेक्स्ट 15-20 दिन या फिर फेस्टिव सीजन के लिए थोड़ा पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन, ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छा करते हैं। 15 से 20 दिन का नज़रिया है तो कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं फेस्टिव सीजन के लिहाज से, अगर आपका कोई ज्वेलरी स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन है तो। ऑटो सेक्टर की हमने बात करी सर, ज्वेलरी के अलावा ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो की जो खरीदारी है या ऑटो में जो मजबूती है उसका फ़ायदा इस स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अलग अलग दिन हम देखते हैं कि बाजार में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ की बाजार की चाल किस तरह की है। तो ऑटो एंसिलरी में कोई चॉइसेस आपकी सर? देखिए संदीप जी, ऑटो एंसिलरीज में बैटरी स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। एक्साइड, अमर राजा, दोनों में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दोनों में चूज करना है तो अमर राजा मुझे लग रहा है अभी तक चला नहीं है, तो अमर राजा में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो अगर बैटरी, अगर कोई भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में चुनना है तो मुझे लग रहा है अमर राजा बैटरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट जो मैंने पिक्स आपके साथ शेयर किए उनमें से एक अमर राजा बैटरी भी है। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उसके लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, पर मुझे लग रहा है अमर राजा बैटरी, M&M और मारुति, ये तीनों स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो M&M, मारुति और अमर राजा, ये आप ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक से चूज करके चल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। शुगर शेयरों में भी हम देख रहे हैं सर, एक दिन तेज़ी देखने को मिलती है, अगले दिन मुनाफा वसूली होती है। कल का मुनाफा वसूली का दिन था, तो ये जो गिरावट हो रही है, क्या इनमें अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स तो शुगर सेक्टर में निवेश करने की राय दे ही रहे हैं। देखिए साइक्लिकल स्टॉक्स है संदीप जी, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिए कर लेना चाहे तो ले सकते हैं। कभी यूजुअली मैं शुगर स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि साइक्लिकली जब भी ब्राजील में कुछ होता है, क्रॉप में कुछ होता है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ होता है, एथेनॉल की बात होती है, जब भी स्टॉक्स में मोमेंटम आता है, नो डाउट ट्रेंड सभी का मजबूत है। ये ट्रेंड किसी का भी नेगेटिव नहीं है, सभी ऊपर का ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। पर मुझे लग रहा है अगर दो स्टॉक चुनना है तो एआईडी पैरी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है अगर गिरावट आती है तो इनमें एक जरूर रुझान बनाना चाहिए। बाकी कोई स्टॉक्स में डीपली ट्रैक नहीं करता हूं, पर एआईडी पैरी और त्रिवेणी, ये दोनों मुझे लग रहा है अगर गिरावट में मिलते हैं तो अच्छे स्टॉक्स या अच्छे विकल्प हो सकते हैं शुगर सेक्टर में।
त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ईआईडी पैरी, शुगर पैक से अगर गिरावट पर मिलते हैं तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ खबरों का इम्पैक्ट भी है छोटे मझोले शेयरों पे, जहाँ पे हमने देखा काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे। स्पाइसजेट में इन्होंने एक सेटलमेंट किया है 3 लेसेस के साथ, उसका फ़ायदा देखने को मिला। राइट्स में इन्होंने एतिहाद रेल के साथ एक करार किया, उसका फ़ायदा देखने को मिला। CDSL में NSDL के जो IPO को मंजूरी मिली है उस वजह से गेंस बनते हुए दिखे। कई दिनों के बाद इसमें खरीदारी लौटती हुई दिखी और ट्रेंड तो 2 दिन से लगातार मजबूत हो ही रहा है। तो ऐसे स्टॉक जो कि न्यूज़ी आइटम्स है, जहाँ पे खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं सर? संदीप जी, आपने सही कहा। CDSL पे मेरी पैनी नजर है। CDSL मुझे लग रहा है यहाँ से 1600 के तरफ जाने के लिए तैयार है। NSDL के IPO को मंजूरी भी मिली है और लगातार 6-7 दिन गिरने के बाद कल ये स्टॉक 7% चला था, नो डाउट 100 रुपए चल चुका है। अगर 20-30 रुपए की गिरावट मामूली देखने को मिलती है आज या कल के सेशन में किसी की वजह से, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। टेक्निकली भी अच्छा है, पोजिशनली मुझे लग रहा है 1600 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अगर कोई ट्रेडिंग बट लेना चाहता है तो 1450 के आसपास या उसके नीचे मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 1410 का स्टॉप लॉस लगा है और 1600 तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट कुछ हफ्तों में स्टॉक जा सकता है। तो पोजिशनली ट्रेड करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट आप CDSL को मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो पोजिशनली CDSL में 1600 रुपये तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। 1450 के आसपास खरीदें, 1410 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा इस केस में। इसके अलावा सर अब दूसरी तिमाही के नतीजों का आगाज़ हो जाएगा। आज कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें TCS पहला नाम है। इसके अलावा इरेडा के नंबर्स आएंगे, GM ब्रिवरीज हुआ, टाटा LXI हुआ, डेन नेटवर्क्स के नंबर्स भी आते हुए देखेंगे। तो आज से ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट सीजन का आगाज़ होता हुआ नजर आएगा। ये लिस्ट आपके सामने है जिनके नंबर्स आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। हाल ही में लिस्टेड अर्काडे डेवलपर्स, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे और आनंद राठी वेल्थ, इसके भी दूसरी तिमाही के नतीजे आज ही जारी होते हुए नजर आएंगे। तो नतीजों से पहले सर आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं? नतीजों को लेकर आपका ओवरऑल व्यू क्या है इस तिमाही की जहाँ तक बात है, और ये जो नंबर्स आज आने वाले हैं उनमें कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं? देखिए संदीप जी, जो भी नंबर्स आने हैं उसमें इरेडा एक ऐसा स्टॉक है जिसपे सबकी नजर है। सबकी मेरी मतलब है रिटेलर्स मेजरली सभी के पास इरेडा का आपका स्टॉक मिल जाएगा। तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। और ज्यादा कोई संदीप जी एक मार्केट के लिए अच्छा है, ज्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से नहीं है। कोई भी बम्पर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, सभी सबड्यूड या फिर एक मीडियम या फ्लैट रिजल्ट्स कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक चीज पॉजिटिव होती है मार्केट में। अगर बिना एक्सपेक्टेशन के अगर मार्केट अर्निंग सीजन में जाता है और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी अच्छा अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो मार्केट उसको डेफिनेटली चेयर अप करता है। तो मुझे लग रहा है जहां तक आज के रिजल्ट्स की बात है, TCS, इरेडा, ये 2 स्टॉक्स पे जरूर नजर होनी चाहिए। आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट मुझे लग रहा है काफी सॉलिड आ सकते हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम है स्टॉक में और फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आनंद राठी, इरेडा और TCS, ये तीनों पे मेरी जरूर नजर है और मुझे लग रहा है इन स्टॉक के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली एक बूस्टर हो सकता है सभी के लिए। ठीक है, TCS, इरेडा और आनंद राठी, इनके नंबर्स खास तौर पे बाजार काफ़ी कीनली वॉच कर रहा है। अगर नंबर अच्छे आते हैं तो यहाँ पे बड़े मूव्स की तैयारी इन तीनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल सर आज जो नतीजे आने वाले हैं उसके अलावा आप देखें तो सीमेंट एज अ पैक को लेकर भी बाजार काफ़ी कीनली वॉच कर रहा है नंबर्स की जहाँ तक बात है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में हाई लेवल्स पे ज़रूर देखने को मिल रही है। सेक्टर में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक हुआ या फिर अदानी ग्रुप हुआ, ये दोनों अपनी जो नंबर 1 पोजीशन पर बने रहने की या पहुंचने की जो एक लड़ाई है, एक जो जंग है, उसमें लगातार एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है सर, इस बार नंबर्स कैसे आएंगे और ओवरऑल सीमेंट एज अ पैक को कैसे व्यू करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए? संदीप जी, जो यूजुअली जो हमारी बात होती है, सीमेंट के प्राइसेस उतने बड़े नहीं है, इसी वजह से स्टॉक में आपको मोमेंटम भी नजर नहीं आ रहा। पर 2 स्टॉक मुझे पसंद है और यूजुअली हमसे अगर कोई पूछता है सीमेंट स्टॉक में क्या बाई करना है तो अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट हम रिकमेंड कर रहे हैं, प्योर टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हैं। रिजल्ट्स का उतना इसका हमारे रिकमेंडेशन पे उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, पर टेक्निकली अल्ट्राटेक और रैमको ये 2 स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। ACC अंबुजा का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर स्टिल अडानी ग्रुप में मोमेंटम या फिर न्यूज काफी रहता है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। पर सेफ साइड अगर जाना है इस सेक्टर में तो अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट, ये 2 स्टॉक मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ACC अंबुजा स्ट्रक्चर अच्छे हैं लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, इसलिए इनको अवॉइड करें। अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट, यहाँ पे टेक्निकली आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। इन शेयरों में कुछ अप मूव बनता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए सर, अब कार्यक्रम का अंत होने वाला है, तो आपके जो खुद के चुने हुए जो शेयर्स हैं जो आपको पसंद है, आपने 1-2 स्टॉक्स तो मेंशन कर भी दिए हैं, उनके लेवल्स अगर आप शेयर कर दें।
संदीप जी, दोनों स्टॉक्स मैंने मेंशन कर दिया। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, वो दो ही सेक्टर से। पहला सेक्टर फार्मा से मुझे लग रहा है और फार्मा में खरीदारी की सलाह है। 1505 के आसपास, 1500 के बीच में अगर मिलता है तो इसको बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस 1480 का लगा है और 1572 तक मुझे लग रहा है और फार्मा जा सकता है। तो और फार्मा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और सभी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास पहुंच रहे हैं, तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है वापस अपने रिसेंट हाइस के पार निकलना चाहिए। सेकंड स्टॉक अगेन मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, अमराजा बैटरी, ARE&M, जिसका जो इसका कोड है अमराजा मोबिलिटी वाला। तो 1380 के आसपास इसको बाय करें। 1358 एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। मुझे लग रहा है 1440 से 1445 तक स्टॉक जा सकता है। तो अमराजा बैटरी, क्योंकि यूजुअली ऑटो एंसिलरी में इतना ऐसा मोमेंटम नहीं आता, पर बैटरी स्टॉक्स में कुछ करंट मुझे लग रहा है देखने को मिल रहा है। तो अमराजा बैटरी डेफिनेटली बाइंग रेडार पे होना चाहिए। और सेकंड स्टॉक अगेन और फार्मा, ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो अगले 2 से 3 दिन में दोनों स्टॉक्स ए से शुरू हो रहे हैं। एक तो है अमर राजा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 1445 का टारगेट है, 1380 के आसपास है, 1358 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा नाम है औरोबिंदो फार्मा का, 1506 के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो 1572 रुपये का टारगेट होगा, 1480 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ये दोनों स्टॉक सर, और इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स और सेक्टर्स की बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहें सर जाने से पहले? संदीप जी, डेफिनेटली ये स्टॉक्स हमने काफी बार पहले भी रिकमेंड किए, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, आज भी किए। कल भी हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो सेम व्यू सभी के साथ डिस्कशन में रहा है और उनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं। और जो भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह आप कार्यक्रम में शामिल हुए, अपनी पिक्स बताई, कैसे बाजार में स्ट्रैटेजाइज करना है और कैसे अब बाजार में जो बॉटम आउट होने के संकेत मिल रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। आपका दिन बहुत शुभ हो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू संदीप। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल, कोई शक शंका अगर है तो सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, छोटे मुद्दे शहरों में किस तरह का एक्शन बन रहा है, इन सब की जानकारी सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो जुड़ना मत भूलिए बीच बाजार में सुबह 10:30 बजे। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज भले ही एक्सपायरी वाला दिन है, उठापटक बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलती है, इसलिए स्टॉप लॉसेस आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके चले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज के लिए शुभ होगा और प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, अब आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।